शुभ संध्या बच्चों। तो हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम की या सेंट्रोइडल फ्रेम की। तो हमने पिछले क्लास में ये देखा कि किसी सिस्टम का अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिख रहे थे तो किसी सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी अगर हम सेंट्रोइडल फ्रेम को कंसीडर करते हुए लिखते हैं तो हमारे पास दो टर्म आता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हमने अभी फिलहाल इतना पार्ट कर लिया है कि हम किसी सिस्टम का अगर काइनेटिक एनर्जी लिखने जा रहे हैं तो हमारा लिखना है काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो आज इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इस थियरी को बेसिकली हम टू मास सिस्टम पे ज्यादा अप्लाई करेंगे। आपके लिए जो भी जेई मेन या एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके टू मास सिस्टम के होते हैं। हालांकि ये एन मास सिस्टम के लिए भी कॉन्सेप्ट यूजफुल है, बट जो हम रेलिवेंट है जो हमारे लिए जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम आज इसको टू मास सिस्टम पे कैसे अप्लाई करेंगे इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू मास सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। हम सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में दो मास सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी पहले निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने पीछे किया हुआ है कि जैसे मान लो कि हमारा ये मास m1 ये v1 वेलोसिटी के साथ चल रहा है और कोई एक मास हमारा m2 पॉइंट मास ये v2 वेलोसिटी के साथ चल रहा है। तो हमको इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी लिखना है सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। तो ऐसा है सर कि अगर कैसे लिखें, तो देखो सिंपल सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी पहले पार्टिकल का लिखना है सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा सर, तो बस सिंपली क्या करेंगे, हाफ m1 और क्या करेंगे, वेलोसिटी पहले पार्टिकल का विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो पहले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लिखना है, तो क्या हुआ, हाफ इंटू पहले पार्टिकल का मास इंटू वेलोसिटी ऑफ पहला पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम सेकेंड पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में सर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे भाई, वही हाफ एम बी स्क्वायर। तो हाफ m2 v2 स्क्वायर, नहीं v2 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। ठीक है, अब v1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बस इसमें रखना है और हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। तो क्या होगा भाई, चलो, तो पहले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में हाफ m1, पहले पार्टिकल का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में उसका स्क्वायर। सर पहले पार्टिकल का वेलोसिटी आई थिंक क्या था, m2 इंटू v1 माइनस v2 बाई m1 प्लस m2, इसका क्या है, स्क्वायर। ऑलरेडी निकाल चुके हैं इसको। ठीक है, तो ऐसा है कि हम सेकेंड पार्टिकल का भी काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं। क्या होगा, हाफ m2 और वेलोसिटी सेकेंड पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में उसका स्क्वायर। तो सर यहां आएगा m1 इंटू v2 माइनस v1 बाई m1 प्लस m2 का स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली ये v रिलेटिव और मैग्नीट्यूड में तो ये दोनों बराबर हैं। वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो v रिलेटिव और इसको मैंने माइनस v रिलेटिव लिखा था, स्क्वायर करेंगे तो मैग्नीट्यूड से मतलब है तो हम v रिलेटिव स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमारा अगर मैं पूरे इस दोनों मास पार्टिकल सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी अगर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लिखूंगा तो क्या करना होगा, दिस प्लस दिस। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा भाई, देखो क्या मिलेगा, हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर। जब इनको जोड़ेंगे तो ऊपर से m1 प्लस m2 कॉमन आएगा, नीचे से
m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर होगा, एक पार्ट कटेगा, ये बचेगा। और v1 माइनस v2 का स्क्वायर है, तो v1 माइनस v2 का स्क्वायर या v2 माइनस v1 का स्क्वायर, हमने उसको मैग्नीट्यूड में लिखा, v रिलेटिव का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी जे स्केलर क्वांटिटी। मतलब कि टू मास सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आ गया है हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बराबर हाफ म्यू। बच्चे इसको जानते हैं, हम कल डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। m1 m2 बाई m1 प्लस m2 को क्या बोला जाता है? रिड्यूस मास ऑफ द सिस्टम, हाफ म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर। तो आप चाहें तो इस इक्वेशन को याद कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। टू मास सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल फ्रेम या सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है। अच्छा, मान लो कि अगर हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखना होगा टू मास सिस्टम का, तो क्या करेंगे सर? तो कल हमने पढ़ा कि सर अगर हमें उस सिस्टम का टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखना होगा तो टोटल काइनेटिक एनर्जी में दो टर्म मिलने वाले हैं भाई। कौन कौन से? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है। मतलब कि अगर टू मास सिस्टम की बात करें तो टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं सर हाफ म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर। ये कौन सा काइनेटिक एनर्जी हुआ? ये उस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी हुआ विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ। अच्छा, दो मास सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास पे सारे मास को रखेंगे तो मास का मतलब क्या हुआ? m1 प्लस m2, ये हो गया सेंटर ऑफ मास का मास, इंटू VCOM का स्क्वायर। सेकेंड वाला टर्म क्या है भाई? सेंटर ऑफ मास पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी। तो देखो, टू मास सिस्टम के लिए सिस्टम का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो हमारा है हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये हो गया हमारा। हालांकि ऐसे एन मास सिस्टम के लिए भी हम इन चीजों को जनरलाइज कर सकते हैं, बट रेलिवेंसी को देखते हुए जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली 99.9% चांस यही होगा कि आपसे जो भी सवाल पूछा जाएगा वो कहीं ना कहीं टू मास सिस्टम का होगा, जैसा कि आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। हाँ, तो मुद्दा पे आते हैं। तो किसी सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है। अच्छा, तो अगर मान लो कि हमें वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना पड़ा फ्रॉम सेंट्रोइडल फ्रेम, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम, मतलब कि हमारा ऑब्जर्वर कहां बैठा है? सेंटर ऑफ मास पॉइंट पे बैठा है भाई। तो अगर ऑब्जर्वर तेरा सेंटर ऑफ मास पॉइंट पे बैठा है तो ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी को तो देखेगा नहीं, वो तो अपने को रेस्ट में मानेगा। तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास का काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? जीरो। यानी उस ऑब्जर्वर के लिए जो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में है वो सिर्फ क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्योंकि ऑब्जर्वर खुद सेंटर ऑफ मास पे बैठा है, तो सेंटर ऑफ मास पे बैठा है तो उसको सेंटर ऑफ मास का कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं दिखेगा, उसको बाकी सारे मासेस का काइनेटिक एनर्जी दिखेगा, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। मतलब कि सर अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से लगाना चाहे तो हम सर लिख सकते हैं वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेकिन बार बार हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि ये तो हो गया हमारा जीरो, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर खुद बैठा है कहां पे भाई? सेंटर ऑफ मास पे। यानी सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जो वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्म मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। आप इस इक्वेशन को याद रख सकते हैं और ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जब आप सवाल को सॉल्व करने जाएंगे तो ये इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इस इक्वेशन को याद कर लीजिए। और हमने किसी सिस्टम का
काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास में कैसे लिखेंगे इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, खास करके टू मास सिस्टम के लिए आप यहां देख लीजिए ये वाला इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में अगर लिखना है, हाफ इंटू रिड्यूस मास इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। तो किसी भी इंस्टेंट पे हम सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। चलिए तो सर ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम हमने देख लिया सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रिस्पेक्ट में। अच्छा एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि जैसे मान लो कि अगर सेंटर ऑफ मास एक्सिलरेट कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास अगर एक्सिलरेट कर रहा है तो अगर सेंटर ऑफ मास पे ऑब्जर्वर बैठा है तो सारे इंडिविजुअल मासेस पे स्यूडो फोर्स लगेगा। क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास एक्सिलरेट कर रहा है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ, तो सारे इंडिविजुअल मासेस पे स्यूडो फोर्स लगेगा। अब स्यूडो फोर्स लगेगा तो हमने कल डिस्कस किया सेंटर ऑफ मास के प्रॉपर्टी में कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में स्यूडो फोर्स के द्वारा जो नेट वर्क डन होगा सिस्टम पे वो हमारा हमेशा जीरो होगा। इसीलिए यहां पे स्यूडो फोर्स के द्वारा वर्क डन पे बॉदर नहीं करना है, उसके बारे में नहीं सोचना है। आप चाहें तो इसको देख भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जो है सेंटर ऑफ मास एक्सिलरेट कर रहा है, उसका एक्सिलरेशन कुछ है, लेट्स से कि सेंटर ऑफ मास का एक्सिलरेशन आपका ए है, ए एक्सिलरेशन से एक्सिलरेट कर रहा है। अब देखो जैसे मान लो कि भाई सेंटर ऑफ मास एक्सिलरेट कर रहा है, अब उसके रेस्पेक्ट में सारे मास मान लो कि डिस्प्लेस कर रहे हैं। अब मैंने बोला कि चलो मान लेते हैं कि डेल्टा आर आई डिस्प्लेसमेंट है ith पार्टिकल का विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और मैंने बोला AICM, AICM क्या है भाई, AICM मतलब ये ith पार्टिकल का एक्सिलरेशन है विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब ये एक्सिलरेशन किसके रेस्पेक्ट में मैंने लिखा है, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। तो मैं अगर बोलूं जैसे ये वाला एक्सिलरेशन है, तो जब हम बैठेंगे सेंटर ऑफ मास पे तो वो एक्सिलरेशन हमको हर इंडिविजुअल पार्टिकल पे इस एक्सिलरेशन के अपोजिट में लगाना पड़ेगा। तो ये एक्सिलरेशन ith पार्टिकल पे है, किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर मैं वर्क डन पूछूं बाई स्यूडो फोर्स पूरे सिस्टम पे, तो वर्क डन बाई स्यूडो फोर्स अगर हम निकाले तो क्या लिख सकते हैं, MI AI डॉट डेल्टा आर आई, ith पार्टिकल का वर्क डन। और अगर हम इसको समेशन कर दें तो पूरे सिस्टम का वर्क डन आ जाएगा। लेकिन जरा देखो ये MIAICM डॉट डेल्टा आर आई, ये वाला पार्ट तो सर जीरो होता है, ये वाला पार्ट तो जीरो होता है। इसका मतलब कि स्यूडो फोर्स के द्वारा नेट वर्क डन क्या आने वाला है, जीरो। इसका मतलब कि सेंटर ऑफ मास पे अगर ऑब्जर्वर बैठा है और सेंटर ऑफ मास एक्सिलरेट हो रहा है तो सारे पार्टिकल पर उस एक्सिलरेशन के अपोजिट में हमको एक स्यूडो फोर्स दिखेगा। तो सिर्फ स्यूडो फोर्स के द्वारा अगर पूरे सिस्टम पे हम नेट वर्क डन कैलकुलेट करें तो वो हमेशा क्या आने वाला है, जीरो। तो आप इस बात को समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो बेसिकली हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हमारा आया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम 2-3 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आप चाहें तो ग्राउंड फ्रेम से बना सकते हैं। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन हम ग्राउंड फ्रेम से बना सकते हैं, बट हमारा यह है कि हमने जो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई किया उसको अप्लाई करते हुए हम इन सवालों को बनाएं। जैसे आपके पास एक पहला सवाल है जिसमें यह दिख रहा है कि देखो टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m and 2m आर कनेक्टेड बाय एन आइडियल स्प्रिंग, द सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द ब्लॉक्स आर गिवन इंपल्स सो दैट द ब्लॉक्स स्टार्ट मूविंग एज शोन इन फिगर। इन दिस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये तो बेसिक थियरी वाला पार्ट से हम लोग सॉल्व करेंगे कि हमारा जो दो मास है वो स्मूथ टेबल पे रखा हुआ था, झटका मिला तो 2m मास भी वेलोसिटी से इधर चलना शुरू किया और m मास भी वेलोसिटी से इधर चलना शुरू किया। दोनों मासेस का वेलोसिटी सेम है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन देखो तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है सर। तो पहला सवाल को अगर सॉल्व करना है तो सर हमको क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है सर।
तो सर काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास का लिखना है तो क्या लिखेंगे सर, तो हाफ, अच्छा सेंटर ऑफ मास के जगह पे उस पॉइंट पे हम पूरे सिस्टम का कंबाइंड मास रखते हैं, तो सर मास कितना हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का, तो m प्लस 2m यानी 3m उसका मास हो गया, इनटू वेलोसिटी किसका, सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, तो सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी का स्क्वायर, तो बच्चे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना तो जानते हैं, तो हाफ 3m, ठीक है। अच्छा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कैसे लिखेंगे सर, तो सर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अगर लिखना है तो क्या करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी को वेक्टर से आप निकाल सकते हैं भाई, कैसे देखो, m इंटू माइनस वी जे कैप m1 v1, देखो निगेटिव में माइनस वाई एक्सिस में, प्लस 2m इंटू वी आई कैप डिवाइडेड बाई m प्लस 2m, यानी ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखा और उसके मैग्नीट्यूड का हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से देख लो, तो इन दोनों में देखा जाए तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हाफ और यहां से हो गया हमारा 3m, और इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा हमारा, m से m निपट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 वी आई कैप, 2/3 वी आई कैप माइनस 1/3 वी जे कैप, ठीक है। और इसके मैग्नीट्यूड का क्या ले लेंगे भाई, स्क्वायर ले, इसके मैग्नीट्यूड का क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। वेक्टर फॉर्म में हमने सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लिखा, इसके मैग्नीट्यूड का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है सर। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे सर, तो किसी वेक्टर का जो कंपोनेंट फॉर्म में है उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं भाई, तो देखो इसका x कंपोनेंट 2/3 v है और y कंपोनेंट क्या है -1/3 v, यानी VCM का अगर हम मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो सर हम लिख सकते हैं √2/3 v का स्क्वायर प्लस 1/3 v का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर VCM का स्क्वायर करना है, मतलब ये हमारा हो गया VCM का स्क्वायर अगर हमको लिखना है तो यहां से देख लो रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/9 v स्क्वायर प्लस v²/9, यानी ये आ गया हमारा 5v²/9। लाके यहां पुट कर लेते हैं तो हमारा काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास का निकल के आ चुका है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये हमारा आ गया हाफ इंटू 3m इंटू VCM का स्क्वायर, देखो वहां से आ चुका है, ये आ चुका है हमारा 5v²/9। यहां से चाहे तो सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा हो गया 15mv²/18। दिस इज आवर आंसर। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है जरा देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है सर। टू मास सिस्टम है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि भाई अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, हाफ म्यू और क्या लिखेंगे, वी रिलेटिव का स्क्वायर लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे सर म्यू, तो पहले म्यू बना लो। सर म्यू का वैल्यू क्या है, म्यू कैसे लिखेंगे, m1 m2 बाई m1 प्लस m2, जरा देख लो m1 m2, m इंटू 2m बाई m प्लस 2m, यानी यहां लिख लेंगे m इंटू 2m बाई m प्लस 2m यानी 3m, यहां से यहां निपट गया, यानी 2m/3, ये आ गया हमारा रिड्यूस मास किसका, इस पूरे सिस्टम का, ठीक है। अच्छा सर v रिलेटिव का स्क्वायर, तो v रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, v1 माइनस v2 वेक्टर, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना है। तो जरा देखो ये भी है, ये भी है, दोनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, जरा देख लो इसको,
तो रिलेटिव वेलोसिटी बच्चा समझ सकता है भाई, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। तो माइनस v2 वेक्टर करोगे तब भी ये दोनों के बीच में कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो v रिलेटिव का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, दोनों वेक्टर के बीच में कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो यहां से देख लो, यहां देखो v रिलेटिव का जो मैग्नीट्यूड आएगा ये अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v cos 90। तो cos 90 तो गया, यहां से आ गया हमारा कितना, v√2। तो v रिलेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2v स्क्वायर। तो देख लो यहां से हमारा काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हम लिख लेंगे हाफ म्यू। सर म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू देखो 2m/3 और v रिलेटिव का स्क्वायर। सर v रिलेटिव का मैग्नीट्यूड कितना है, v√2 और उसका स्क्वायर है, मतलब ये हो गया 2v स्क्वायर। देखो 2 से 2 निपट गया, यानी ये आ गया हमारा 2/3 mv स्क्वायर। मतलब ये हमारा आंसर हो गया पार्ट बी का। ये सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आ गया 2/3 mv स्क्वायर। तो देखो इस तरह से हम किसी भी टू मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं और उस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास दो ब्लॉक है और दोनों ब्लॉक का मास दिया हुआ है m और 3m। एक इंपल्स दिया गया, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, 3m को 3v0 से चलना शुरू कर दिया, m v0 से चलना शुरू कर दिया। हमको निकालना है कि मैक्सिमम स्ट्रेच क्या होगा स्प्रिंग में। तो आप चाहें तो आप इसको ग्राउंड फ्रेम से कर सकते हैं, बट अगर हम सेंट्रॉइडल फ्रेम की बात करें तो हम चाहते हैं WET वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करना। किस फ्रेम से, सेंट्रॉइडल फ्रेम से, वर्क एनर्जी थ्योरम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। तो जल्दी से देखते हैं क्या होगा। सर हम जानते हैं कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है सर, ऐसा है कि इस क्वेश्चन में कोई एक्सटर्नल फोर्स आपको दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क क्या हो गया, 0। अच्छा, ये दोनों ब्लॉक जब जा रहे हैं तो फाइनली जब मैक्सिमम स्ट्रेच की स्थिति होगी तो दोनों ब्लॉक मोमेंटरली रुके होंगे, उस समय उनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया, 0। अब मान लो कि उस कंडीशन तक स्प्रिंग का स्ट्रेच x हो गया, तो यहां पे स्प्रिंग फोर्स इंटरनल फोर्स की तरह बिहेव होगा, तो उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो हम आराम से लिख सकते हैं वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज -12 kx² इज इक्वल टू। अब यहां पे देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सर टू मास सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी हम लिखना जानते हैं किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, हाफ म्यू v रिलेटिव फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ म्यू v रिलेटिव इनिशियल का स्क्वायर। अच्छा सर v रिलेटिव फाइनल तो 0 होने वाला है, तो 0 होने वाला है तो ये वाला टर्म भी हमारा क्या हो गया, 0। यानी यहां से सिंपली आ रहा है -12 kx² इज इक्वल टू -12 म्यू। जरा से देख लेते हैं, m1 m2 बाई m1 प्लस m2, मतलब m इंटू 3m डिवाइडेड बाई 4m। एक तो निपट गया 3m/4। और v रिलेटिव इनिशियल क्या है, देखो दोनों का वेलोसिटी अपोजिट है, तो v रिलेटिव मैग्नीट्यूड में जुट जाएगा, 3v0 प्लस v0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4v0 का स्क्वायर। तो यहां से देखो, यहां से -12 ये निपट गया, तो यहां से सीधे हमको मिल रहा है kx² इज इक्वल टू kx² इज इक्वल टू क्या मिल रहा है भाई, तो यहां से देख लो आ रहा है हमारा 3m/4 और ये हमारा हो गया 16v0²। तो ये 4 से 4 ये गया, तो आई थिंक कि x² का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 3m/k इंटू 4v0²। तो यहां से x अगर लिखना है तो रूट लगाएंगे, तो ये 2v0 बाहर आ गया और ये रूट के अंदर चला गया, यानी 2v0 बाहर आ गया और अंडर रूट में रह गया 3m/k। सो दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेचिंग लेंथ ऑफ स्प्रिंग। तो जरा देखो, अगर ग्राउंड फ्रेम से जाना चाहें तो इजी वे में कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है तो मोमेंटम भी कंजर्व होगा और मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व होगा। आराम से हम इस क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम से भी टैकल कर सकते हैं, बट हमारा यहां पे है कि हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम का यूज कर रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में धीरे धीरे सेंटर ऑफ मास फ्रेम से आप फैमिलियर हो जाएं।
चलिए इस कड़ी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लेंगे। क्वेश्चन ये है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज पुश्ड विथ ए वेलोसिटी v नॉट along the surface of a trolley car of mass capital M if the horizontal ground is smooth and the coefficient of kinetic friction between the block and plank is mu. Find the minimum distance of relative sliding between the block and the plank. वही बात है, आप चाहें तो ग्राउंड फ्रेम से इजी वे में जा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम को देखा जाएगा तो नेट एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इंटरनल फोर्स की तरह बिहेव होगा। तो आई थिंक कि मोमेंटम कंजर्वेशन से आराम से और वर्क एनर्जी थ्योरम ग्राउंड फ्रेम से हम लगाएंगे तो इस सवाल को बनाया जा सकता है। बट हमारा उद्देश्य है कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तब सर कैसे सोचेंगे, सोचना यह है कि यहां पे देखो, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन तो जीरो है, और सर इंटरनल फोर्स यहां पे हमारा फ्रिक्शन है। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा अगर आगे एक्स लेंथ स्लाइड किया तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन बच्चे चाहते हैं निकाल सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू एम जी, और एक्स लेंथ से अगर स्लाइड हुआ तो वर्क डन इंटरनल फोर्स यानी फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा क्या लिख लोगे, माइनस म्यू एम जी एक्स इज इक्वल अगेन सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी में चेंज विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बच्चे बोलेंगे सर हाफ म्यू वी रिलेटिव फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ म्यू वी रिलेटिव इनिशियल का स्क्वायर। सर फाइनली स्लाइडिंग रुक जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, जीरो, यानी ये वाला टर्म तो निपटने वाला है। और शुरुआत में भी रिलेटिव क्या है भाई, तो शुरुआत में तो सिर्फ ये ब्लॉक चला कितने से, वी नॉट से, तो वी नॉट इज द वी रिलेटिव शुरुआत में, यानी यहां पे आ गया हाफ और म्यू निकाल लेंगे। सर म्यू कैसे, m1 m2 बाई m1 प्लस m2, तो m इंटू कैपिटल M बाई m प्लस कैपिटल M, और इनिशियल तो इनिशियल वी रिलेटिव हमारा क्या ले लेंगे, वी नॉट का स्क्वायर। तो देखो यहां से हमारा इजी वे में इस इक्वेशन से देखो ये छोटा m तो निपट गया, और माइनस ये माइनस भी हटा सकते हैं, तो हमारा डिस्टेंस स्लाइडिंग डिस्टेंस निकल के आ गया x इज इक्वल टू, देख लो यहां से क्या हो रहा है, कैपिटल M वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और उधर से म्यू जी नीचे आ गया, म्यू जी 2 म्यू जी m प्लस कैपिटल M। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम या सेंट्रॉइडल फ्रेम से अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने आता है तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप बहुत इजी वे में हैंडल कर पाएंगे, जो कि अगर ग्राउंड फ्रेम से बनाने चलेंगे तो रिलेटिवली थोड़ा टफर साइड में जाएगा। चलिए इस केस में एक क्वेश्चन और देखते हैं जो आपके सामने है, काफी फेमस क्वेश्चन है, एससी वर्मा, इरोडो, या फिर हमारे क्लासेस में ये क्वेश्चन हम जनरली कराते हैं। आप जरा क्वेश्चन को देखेंगे एक बार। क्वेश्चन ये कह रहा है, a block of mass small m is connected to another block of mass capital M by a massless spring of a spring constant k given है। The blocks are kept on a smooth horizontal plane and are at rest. The spring is in unstressed when a constant force F starts acting on the block of mass capital M to pull it. Find the maximum extension in a spring. मतलब सिचुएशन को मैं समझाता हूं, काफी अंग्रेजी लिखा हुआ है, सिचुएशन को समझो। ये स्मूथ सरफेस है, दो ब्लॉक है, छोटा m बड़ा m, इनके बीच में एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k गिवन है। हमने क्या किया, एक कांस्टेंट फोर्स से इस बड़े वाले m को खींचना चालू किया, तो बताना है कि इन दोनों के इस स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना आएगा। ठीक है, अगर हम चाहें तो ग्राउंड फ्रेम से इस सवाल को बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि यहां पे अगर देखा जाए तो सिस्टम की बात करें तो सिस्टम पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F, और बच्चे जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास के मोशन को चेंज करने का काम सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स का है। तो इजी वे में बच्चा कह सकता है कि सर सेंटर ऑफ मास का अगर हम एक्सीलरेशन देखना चाहें तो वो हम लिख सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स अकेला F है और सिस्टम का टोटल मास m बाई m प्लस m है, यानी ये एक्सीलरेशन आ गया सेंटर ऑफ मास फ्रेम का। तो यानी यहां पे सेंटर ऑफ मास हमारा क्या हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है। तो सर सेंटर ऑफ मास अगर एक्सीलरेट हो रहा है तो हमको सेंटर ऑफ मास पे बैठना है, क्योंकि ऑब्जर्वर हमारा कहां बैठेगा, सेंटर ऑफ मास पे। अब अगर ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास पे बैठेगा तो सर उसको दोनों ही ब्लॉक पे स्यूडो फोर्स दिखाना होगा।
तो जैसे मानो कि अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो इस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अगर राइट साइड में है तो इस मास पे स्यूडो फोर्स आएगा लेफ्ट साइड में कितना, तो मास उस ब्लॉक का और एक्सेलरेशन किसका, सेंटर ऑफ मास का। इस वाले ब्लॉक पे भी स्यूडो फोर्स आएगा लेफ्ट साइड में, वो कितना होगा सर, मास उस ब्लॉक का और एक्सेलरेशन किसका, सेंटर ऑफ मास का। यानी कि अगर हम सेंटर ऑफ मास से एनालाइज करने जा रहे हैं सिचुएशन को तो रियल फोर्स के अलावे दोनों मासेस पे एक एक स्यूडो फोर्स आया। लेकिन अभी हमने आज के क्लास में यह सीखा कि किसी सिस्टम पर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में स्यूडो फोर्स के द्वारा जो नेट वर्क डन होगा वो हमेशा जीरो आएगा, इसलिए हमको उसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। लेकिन सोचना क्या है वो देखो, सोचना ये है कि अगर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठे तो सिचुएशन कैसे लगेगा। तो भाई अगर सेंटर ऑफ मास पे तुम बैठे होगे तो शुरू में इस मास पे एक स्यूडो फोर्स लेफ्ट में लगता हुआ दिखा जिसके कारण ये इधर बढ़ना चालू होगा, तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच होना शुरू हुआ। लेकिन ये जो बड़ा एम है इस पे नेट फोर्स राइट साइड में है, क्योंकि स्यूडो फोर्स लेफ्ट में, एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट राइट में, अभी भी ये राइट में जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास पे आदमी बैठा है, दोनों ब्लॉक दूर जाते हुए दिखेंगे। अब मान लो कि मैक्सिमम एक्सटेंशन के केस में यहां पे एम और ये हमारा स्प्रिंग स्ट्रेच हो चुका है और यहां पहुंच गया कैपिटल एम। तो मान लो कि इस कैपिटल एम का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा x2 है और इस छोटे m का जो डिस्प्लेसमेंट है वो x1 है। अच्छा, मैक्सिमम एक्सटेंशन के केस में ये दोनों दोबारा रुक जाएंगे क्योंकि एक्सटेंशन मैक्सिमम हो चुका है। उस समय पे मोमेंटरली ये दोनों किस में आ चुके होंगे, रेस्ट में। बढ़िया है। तो देखो m, छोटा m चला x1 और बड़ा m चला x2, तो हम बोल सकते हैं कि सर मैक्सिमम इलोंगेशन को अगर हम x बोले तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। यहां से एक इक्वेशन हमारे पास आ चुका है। अच्छा ठीक है, हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे सेंटर ऑफ मास से, लेकिन उसके पहले सेंटर ऑफ मास के कल के हम उसके कॉन्सेप्ट में आपको बता चुके हैं कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेस्पेक्ट में मास मोमेंट्स सिस्टम का क्या होता है, जीरो। मास मोमेंट्स का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू उसका डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो जरा देखो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसका मास मोमेंट तो m इंटू x2 और इसका मास मोमेंट माइनस m इंटू x1, चूंकि अपोजिट जा रहा है ये तो हमारा जीरो होगा। इसका मतलब कैपिटल M इंटू x2 माइनस m इंटू x1 ये हमारा होगा जीरो। इसका मतलब सर हम ये बोल सकते हैं कैपिटल M x2 बराबर स्मॉल m x1, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये तो हमने सेंटर ऑफ मास के बेसिक कॉन्सेप्ट से ये दो बातें सीख ली। ठीक है, अब हम लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, क्या कहता है भाई, तो कहता है कि सर वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। यही हमारा है। अच्छा, स्यूडो फोर्स के बारे में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, स्यूडो फोर्स के द्वारा वर्क डन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेट वर्क डन सिस्टम पे स्यूडो फोर्स का क्या आने वाला है, जीरो। ठीक है सर। अच्छा, यहां पे एक चीज देखो, यहां पे इंटरनल फोर्स का काम किया स्प्रिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ लग रहा है कैपिटल एम पे, तो उसका भी वर्क डन है। अच्छा सर, सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी में चेंज सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, इसके बारे में क्या कहना है। तो जरा सोचो कि जब शुरू में ये दोनों चलना शुरू हुए होंगे तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, और जब मैक्सिमम इलोंगेशन पे स्प्रिंग आ गया होगा तब फाइनल वेलोसिटी भी दोनों का जीरो, यानी रिलेटिव वेलोसिटी फाइनल भी जीरो। इसका मतलब तो ये हुआ कि सर सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ ही नहीं, ये जीरो हो गया। ठीक है। अच्छा, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स क्या होगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, मैक्सिमम इलोंगेशन x है तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है सर। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या हुआ भाई, एक्सटर्नल फोर्स लग किस पे रहा था, जरा देखो कैपिटल M पे। तो सर कैपिटल M पे जो F फोर्स लगा उसका वर्क क्या, F इंटू x2, क्योंकि कैपिटल M का डिस्प्लेसमेंट x2 है तो ये लिख लिया हमने प्लस F इंटू x2 एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये इक्वेशन आ गया, इतना छोटा सा इक्वेशन, x2 का वैल्यू इन दोनों से सॉल्व करके रखना होगा तो रख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए यहां से x2 निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा है कि हम पहले वाले इक्वेशन से x1 को लिख के इसमें पुट कर देते हैं। तो पहले वाले इक्वेशन से जरा देखो, x1 का वैल्यू लिख सकते हैं x माइनस x2। तो यहां से ऐसा करते हैं कि कैपिटल M x2 इज इक्वल टू स्मॉल m और x1 का वैल्यू लिख देते हैं x माइनस x2।
ठीक है, इन दोनों से मैंने इसको लिख लिया। तो यहां से कोई बच्चा लिखना चाहे तो आराम से x2 का वैल्यू लिख सकता है। x2 का वैल्यू हो गया, देखो यहां से देखना होगा, x2 का वैल्यू हो गया m प्लस m हो गया, हाँ तो यहां से हो गया देखो जरा सा स्मॉल एम एक्स बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये हमारा x2 का वैल्यू आ गया, यहां पे रख लेते हैं जरा सा। तो ये हो गया हाफ के एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ, और x2 का वैल्यू रख देते हैं m इंटू एक्स बाई एम प्लस कैपिटल एम। तो देखो यहां से एक पावर से ये पावर निपटा, तो यहां से हमारा x का वैल्यू आ गया है, मैं ऊपर लिख देता हूं आंसर। तो मैक्सिमम इलोंगेशन स्प्रिंग का आ चुका है, देखो इसको 2 को ऊपर भेज दो, तो 2mf बाई के नीचे आ गया, और ये हो गया m प्लस कैपिटल। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा मैक्सिमम इलोंगेशन हो गया किसमें, स्प्रिंग में। तो आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम के कॉन्सेप्ट को यूज करने से क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाता है। अब इसमें वेरिएशन किया जा सकता है, F1 फोर्स से इसको, F2 फोर्स से इसको खींचना शुरू किए, तो व्हाट इज द मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग, फिर भी बच्चा चाहे तो इजी वे में सेंटर ऑफ मास फ्रेम से क्वेश्चन को हैंडल कर सकता है। तो आई थिंक आज के क्लास में हमने सेंटर ऑफ मास फ्रेम के जो बचे हुए कॉन्सेप्ट थे कि काइनेटिक एनर्जी किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे, खास करके टू मास सिस्टम का लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस उन्हीं टू मास सिस्टम के इर्द गिर्द होते हैं। और उसके बेसिस पे हमने 4 क्वेश्चंस देखे, ये आपके प्रिपरेशन में जरूर एक आपको अच्छा हेल्प करेगा। फर्दर हम कोई ऐसा ही फिजिक्स का टॉपिक आपके लिए ले आएंगे, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।